हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार यादव प्रोबीस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज शुरू करते बेटा बिलियन का पार्ट 3 एक दमदार सेशन के साथ, एक धांसू क्लास के साथ आज शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज हम लोग निकालेंगे रासायनिक यूनिट में बिलियन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाए। तो बेटा आज देखते हैं सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता यानी नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते बेटा कि विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कह सकते हैं विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। थोड़ा सा आप लोग बताओ बेटा कि क्या वीडियो बराबर दिखाई दे रहा है, सारी चीजें स्पष्ट समझ आ रही है आप लोग को, दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट एकदम। चलिए, यानी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं बेटा विलयन की नॉर्मलता हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो चूंकि हम जानते हैं कि यानी तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है बेटा भार बटे तुल्यांकी भार। तो हम रख सकते हैं जहां विलेय के तुल्यांकों की संख्या दिया है वहां हम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो हम रख सकते हैं विलयन की नॉर्मलता हो जाएगा यहां पर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब ये देखते बेटा कि ये रहा विलयन की नॉर्मलता, यानी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चूंकि तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तो हम रख देंगे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और कुल के बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो बेटा हम ये जानते हैं कि तुल्यांकी भार ज्ञात किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यह जानते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले देखते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार यानी किसी अम्ल का तुल्यांकी भार किस प्रकार ज्ञात करेंगे। किसी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उस अम्ल के अणु भार में उस अम्ल की क्षारकता से भाग देने पर जो भी चीजें प्राप्त होंगी
वही उस अम्ल का क्या कहा जाएगा, तुल्यांकी भार कहा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार यानी हो जाएगा अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो अगर जैसे हमें निकालना हुआ H2SO4, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो अगर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो यहां 2 हाइड्रोजन है यानी 2 × 1 हो जाएगा यहां पर, और सल्फर का परमाणु भार होता है बेटा 32, और 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो यानी 2 1 कम 2 32 और 16 चुका के 64, यानी हमारा ये ऐड किया जाए तो 98 आया। यानी इसका अणुभार तो हमें मालूम हो गया कितना बेटा, 98। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इस अम्ल की क्षारकता क्या है। पहले अम्ल की क्षारकता जानते हैं, यानी किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो अगर हम इसका आयनन करते हैं तो हम पाते हैं 2H पर प्लस और SO4 पर -2। तो बेटा इसमें से हम ये देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के आयनन से कितने हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं, 2। यानी इस अम्ल की क्षारकता 2 हो जाती है। तो यानी हम अगर इस अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाहें तो अम्ल का अणुभार हमने निकाला 98, और इसकी जो एसिडिटी आई यानी अम्लता जो आई वो 2 आई। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 49। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए उस अम्ल के अणुभार में उस अम्ल की क्षारकता से भाग देते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम उस अम्ल का क्या कहते हैं बेटा, तुल्यांकी भार कहते हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे अगर यहां HCl की बात की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो हम जानते हैं बेटा कि सबसे पहले इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। यानी हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, यानी हमारा टोटल आएगा 36.5। अब हम इसका आयनन करेंगे तो पाएंगे H पर प्लस और Cl पर माइनस, यानी इस अम्ल के आयनन से 1 हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुआ। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके आयनन से सिर्फ 1 हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, यानी इसमें केवल 1 विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यानी इसकी संख्या आई 1, तो यानी इसका तुल्यांकी भार 36.5 होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि किसी अम्ल के अणुभार में उस अम्ल की क्षारकता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस अम्ल का तुल्यांकी भार कहा जाता है। अब देखते बेटा क्षारक का तुल्यांकी भार। क्षारक का तुल्यांकी भार, यानी यहां लिख सकते हैं बेटा क्षारक का अणुभार बटे क्षारक की अम्लता। हम जानते हैं मेरे बच्चों, किसी अम्ल की एसिडिटी होती है, सॉरी बेसिसिटी होती है, और किसी क्षारक की एसिडिटी होती है, यानी अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यानी किसी क्षारक की अम्लता किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जाने। यानी कह सकते हो किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या उस क्षारक की अम्लता कही जाती है। यानी अगर यहां पर देखें NaOH, अगर इसको मैं तोड़ता हूं तो मैं पाऊंगा Na पर प्लस OH पर माइनस, CaOH का होल टू एस। अगर यहां पे आएगा तो Ca पर +2 प्लस 2OH पर माइनस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब इसका आयनन करेंगे तो Al पर +3 प्लस 3OH पर माइनस। यानी आप समझ सकते हैं कि इससे एक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न हुआ,
इसकी अम्लता 1, इससे 2 हुआ तो इसकी अम्लता 2, और इससे 3 हुआ तो इसकी अम्लता 3। अब हम इन्हीं का एक बार तुल्यांकी भार निकालकर चेक करते हैं क्या वास्तव में सही है। चलिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 16 1 17, 17 2 3 20, 20 और 20 40। और हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयनन से एक विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल समूह प्राप्त होता है, यानी 1 से भाग दे देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार केवल कितना आएगा? 40। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर मान लेते हैं कैल्शियम का परमाणु भार 40 और ऑक्सीजन 2 है, यानी 16 दुना के 32 और 2 एक कम 2, यानी 32 2 34 और 40 कितना हो जाएगा? 74। कितने हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित हुए? 2, यानी 2 से भाग देने पर, यानी 2 3 6 2 7, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना आएगा मेरे बच्चों? 37। अब देखते हैं किसी लवण का तुल्यांकी भार। चलिए, लवण का तुल्यांकी भार, यानी यहां लिख सकते बेटा लवण का अणुभार या लवण का सूत्रभार। आप लोग कहेंगे कि सर आपने इसके पहले आपने केवल यहां अणुभार लिखा था, आप यहां सूत्रभार क्यों लिख रहे हैं? लवण क्या है? एक साधारण परिभाषा से पहले देखते हैं, यानी कह सकते हैं अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनने वाले आयनिक ठोस को, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनने वाले आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। लवण को जब जल में घोला जाता है या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो लवण विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाता है। धनावेशित आयन को धनायन और ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। जो धनावेशित आयन होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं और जो ऋणावेशित आयन होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। एक उदाहरण देखते बेटा, अगर यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यहां सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। एक बात और देख लीजिए बेटा, यह क्रिया उदासीनीकरण की है, यानी जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करे और अभिक्रिया में लवण और जल बने तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह जरूरी नहीं है कि जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करे तो लवण और जल बने। साधारण भाषा में लोग बताते हैं जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करें, लवण बने, यह सही है। अगर जल नहीं बना तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण नहीं कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में जल का बनना अनिवार्य है। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में जल का बनना अनिवार्य है। यदि अम्ल ने क्षार से क्रिया की, अगर अम्ल की क्रिया क्षार से कराई गई तो लवण बना और जल बना, तब तो अभिक्रिया उदासीनीकरण की हुई। लेकिन यदि अम्ल ने क्षार से क्रिया किया, लवण बना लेकिन जल नहीं बना, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण की नहीं होगी। एक सिंपल उदाहरण देते हैं, साबुनीकरण अक्सर हम पढ़े हैं।
चलिए देखते बेटा, ये हम देखते हैं कि ये है स्टीयरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? स्टीयरिक अम्ल। और ये क्षार है। अगर ये अम्ल है और ये क्षार है तो दोनों परस्पर क्रिया किए हैं तो लवण तो बना है, ये बात सही है। ये लवण है, ये सही है, लेकिन यहां पर जल नहीं बना, यह बना ग्लिसरॉल। तो बेटा इसे उदासीनीकरण नहीं कहेंगे, यह प्रक्रिया साबुनीकरण की है। यानी व्हेन द प्रोसेस रिएक्ट एसिड विद बेस एंड प्रोड्यूसेस ऑफ साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइज रिएक्शन। यानी वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार से क्रिया करे, लवण और जल बने, तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण की कही जाती है। इन द न्यूट्रलाइज रिएक्शन नेसेसरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में जल का बनना अनिवार्य है। अगर अम्ल ने क्षार से क्रिया किया, लवण बना और जल नहीं बना, तो अभिक्रिया उदासीनीकरण नहीं कही जाएगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की है, लेकिन यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि यह अभिक्रिया हम साबुनीकरण की कहेंगे, क्योंकि उच्च वसीय अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराने पर लवण और साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अगर वह साबुन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया गया तो हम उसको नहाने वाला साबुन कह सकते हैं या शेविंग क्रीम कह सकते हैं, इसको मृदु साबुन कहेंगे। अगर यह कास्टिक सोडा के साथ बनाया गया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम इसे कठोर साबुन कहते हैं, इसे कठोर साबुन कहेंगे। और यानी यह कठोर साबुन है, इसका उपयोग कपड़े धोने में, बर्तन घिसने में आदि में किया जाता है। अगर वही कास्टिक पोटास के साथ बनाया जाए उच्च वसीय अम्ल के साथ क्रिया करके, तो जो साबुन बनेगा वह साबुन नहाने के लिए यूज आएगा, शेविंग क्रीम के लिए यूज आएगा। लेकिन यदि वही कास्टिक सोडा के साथ बनाया जाए तो उसको उपयोग हम केवल कपड़े धोने में या फिर बर्तन घिसने आदि में करते हैं। तो हम समझ चुके हैं बच्चे की उदासीनीकरण क्रिया क्या है और साबुनीकरण क्रिया क्या है। चलिए हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमने बताया लवण यानी वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके एक आयनिक ठोस का निर्माण करता है, उसे लवण कहते हैं। लवण को जल में घोलने पर यह विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाता है, जिसमें एक धन आयन और एक ऋण आयन बनता है। धन आयन को यानी जो धन आयन बना उसको क्षारीय मूलक कहते हैं और जो ऋण आयन बना उसको अम्लीय मूलक कहते हैं। तो अब यहां पर यह देखना होगा बेटा कि अगर NaCl लवण है तो अगर इसका आयनन करेंगे तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस, मतलब एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन बनेगा। तो यह क्षारीय मूलक है और ये अम्लीय मूलक है। दूसरी चीज ये देखते हैं, अब इसका हम अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करें तो लवण का अणुभार या सूत्र भार बटे लवण के आयनन से उत्पन्न धन आयनों की संख्या। यानी आप समझ सकते हैं, चाहे आप यहां धन आयनों की संख्या रख दीजिए अन्यथा ऋण आयनों की संख्या रख दीजिए किसी अम्ल के आयनन से। अगर इनका निकालना हो तो देखते हैं, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है,
अगर इन्हें जोड़ा जाए तो 58.5 होगा। तो इसके आयनन से केवल एक धन आयन उत्पन्न हुआ, यानी इसके धन आयनों की संख्या से भाग देंगे तो सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार भी 58.5 ही आएगा। अब एक चीज और देखते हैं। आप कहेंगे सर यहां पर तो बात सही समझ आ रही है, लेकिन यह चीज थोड़ी हमारी कम समझ में आई। ध्यान दीजिए, अक्सर ऐसा होता है कि लगभग 90% ऐसे यौगिक हैं, अगर वो लवण है, खास तौर से लवण की बात कर रहे हैं, हर चीज पर लागू तो नहीं होता लेकिन 90% चीजों पर ये लागू होगा। अगर वो लवण है बेटा तो वैद्युत संयोजी यौगिक होता है, और वैद्युत संयोजक यौगिकों के अणु नहीं होते। अगर हम NaCl का एक अणु कह दें, भाषा में हम कह सकते हैं भाई NaCl सोडियम क्लोराइड का एक अणु है। भैया NaCl का एक अणु कब होगा? NaCl एक वैद्युत संयोजक यौगिक है, और वैद्युत संयोजक यौगिकों के अणु नहीं होते। आज मैं आपको यहां पे दे दूं कि मैंने अणुभार में लिख दूं, कल के लिए आप कमेंट करेंगे कि सर सोडियम क्लोराइड तो एक वैद्युत संयोजक यौगिक है, और वैद्युत संयोजक यौगिकों के अणु नहीं होते, तो सर उसका अणुभार कैसे हुआ? अगर अणु ही नहीं हुआ तो उसका अणुभार कहां से आया? कहने के लिए हम रसायन विज्ञान की भाषा में हमने आपको बताया, रसायन विज्ञान में भार को, द्रव्यमान को एक यूनिट मान लेते हैं, बात सही है। लेकिन उसी चीज को अगर भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो भार एक अलग चीज होती है और द्रव्यमान एक अलग चीज होता है। तो उसीलिए मैंने बता दिया, अगर हम यहाँ पे लवण का अणुसूत्र लिख देते हैं तो चलेगा, ठीक है। यदि मैं उस लवण का सूत्र भार लिख देते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो वैद्युत संयोजक यौगिक है, और वैद्युत संयोजक यौगिकों के अणु नहीं होते। जिनके अणु ही नहीं होते उनका अणुभार कहां से होगा? लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में हम ऐसा कर लेते हैं, इसलिए लिख भी देते हैं, चलता भी है। तो हम जान गए किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। आइए एक और देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। गर्मी बड़ी अच्छी है, पूरा एंजॉय लीजिए गर्मी का। चलिए, अगर यहां पर जैसे कर दें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अब कुछ लोगों का यह मानना होगा कि सर मैं कैसे मान लूं कि यह लवण है? आइए वो भी समस्या दूर कर देता हूं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं बेटा, तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बन जाएगा। समीकरण इक्विवेलेंट हो गया। यहां दो लगा दिया, मैं पहले लगा दिया था। चलिए, यह क्रिया उदासीनीकरण की है। क्यों? क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल है, क्रिया करके लवण बनाया और जल बनाया। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपने कहा कि लवण के आयनन से जो धन आयन बनेगा उसे क्षारीय मूलक कहेंगे, और जो ऋण आयन बनेगा उसे अम्लीय मूलक क्यों कहेंगे? आइए क्लियर कर देते हैं। आप सबसे पहले इसका आयरन करिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH पर माइनस, यानी कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसका आयरन करेंगे 2H पर प्लस और SO4 पर -2। अब ध्यान दीजिए, जो यहां पर बना हुआ है कैल्शियम सल्फेट, आप बताइए कि इसमें क्षार का कौन सा हिस्सा है? क्षार का हिस्सा कौन सा है? ये कैल्शियम। देख लीजिए, अगर ये क्रिया किया इससे तो कैल्शियम सल्फेट बना, तो इस कैल्शियम सल्फेट में क्षार का हिस्सा कौन है? कैल्शियम आयन। और अम्ल का आप देखिए तो अम्ल का कौन सा है? सल्फेट आयन। तो जब आप CaSO4 को तोड़ेंगे तो CaSO4 पर Ca पर +2 और SO4 पर, तो ये वाला हिस्सा जो वो किससे मिला आपको? क्षार से। इसलिए धन आयन को क्षारीय मूलक और जो ऋण आयन मिला वो किससे मिला? इसलिए इसको क्या कहेंगे? अम्लीय मूलक कहेंगे। अब तो समझ गए भैया? चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं बेटा कि कैल्शियम
सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होता है? चलिए, कैल्शियम का परमाणु भार 40, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का यह आ जाएगा, चलिए यानी 40, 32 और 16 चुका के 64, यानी कितना आ जाएगा बेटा? जोड़ लेते हैं, इसको ऐड करते हैं। 64, 32 और 40, चलिए 6 2 8, 6 3 9 4, यानी 138, 4 2 6, सॉरी कर, चलिए 136। अब 136 इसका सूत्र भार आया, अगर इसका सूत्र भार 136 आया तो 136। अब बताइए, इसके आयनन से अगर इसका आयनन करते हैं तो Ca पर +2 और SO4 पर कितना धन आयन मिला? 2 से भाग दे देते हैं, 2 छक्के 12 और 2 अठे, अर्थात हम कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना आएगा? 68। इस आधार पे अब हम जान गए बेटा कि किसी अम्ल की नार्मलता कैसे निकालेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, किसी क्षारक का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे और किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। आइए अब चलते बेटा विलयन की मोललता। दूसरी यूनिट, विलयन की मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता, चलिए 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं विलयन की मोललता, इस तरफ पढ़ सकता हूं, विलयन की मोललता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। अब समझिए, यानी यहां पर, और वही चीज नेक्स्ट वीडियो में जो दिए थे पार्ट 2 में, वही चीज फिर से रिपीट करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या में होता बेटा, यानी विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अगर मोलों की संख्या के इक्वल है तो यहां पर हम इसे रख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते बेटा विलयन की मोललता इक्वल टू, यहां हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। तो हम जानेंगे बेटा विलयन की मोललता, यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अर्थात हम कह सकते हैं विलयन की मोललता विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार कुल बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। तो हम जानेंगे बेटा विलयन की नॉर्मलता, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना, किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालना, किसी लवण का तुल्यांकी भार निकालना, और जान गए विलयन की मोललता। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हो, विलेय का मोल प्रभाज यानी विलयन यानी मोल प्रभाज की गणना करेंगे। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज किसी विलयन के दो घटक हैं यदि वो द्विअंगी विलयन है तो। अगर वो द्विअंगी विलयन मतलब एक विलेय और दूसरा घटक विलायक, तो किसी विलयन का जो होता है मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज विलयन का हमेशा विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। अगर विलयन का मोल प्रभाज एक होता है यानी कह सकते हैं कि उसी एक में कुछ विलेय का होता है और कुछ विलायक का। तो पहले मोल प्रभाज का डेफिनेशन देखते हैं बेटा, लेट्स गो।